गुड इवनिंग टू ऑल। हमने लास्ट क्लास में मिनरल्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल या वैसे मिनरल जिस एनर्जी का उत्पादन होता है, जैसे कि कोयला, टेनियम या एटॉमिक एनर्जी के लिए जो भी खनिज थे, उसको हमने देखा था। अब आज हम झारखंड के उद्योगों के बारे में क्या करेंगे। यह झारखंड में उद्योगों के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल यहाँ मिलते हैं। हम जानते भी हैं, हमने लास्ट क्लास में चर्चा भी किया कि भारत के लगभग 40% से अधिक मिनरल, ठीक है, या खनिज हमें झारखंड में मिलते हैं। और इन खनिजों के बेस पे बहुत सारे इंडस्ट्री किया जाता है। क्या किया है, झारखंड में भी किया गया है। यहाँ के झारखंड के खनिजों का प्रयोग अन्य राज्यों में भी इंडस्ट्री को डेवलप किया गया, ठीक है। तो हम खास तौर से झारखंड के उद्योग के बारे में चर्चा, क्योंकि खनिज संपन्न होने के कारण झारखंड में उद्योगों की बड़ी क्षमता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उद्योग की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण, उद्योग के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हम उस पर भी चर्चा। तो आइए आज हम झारखंड में उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि भाई ये उद्योग से मतलब क्या है। इस उद्योग से मतलब है कि यह उच्च आर्थिक क्रियाओं, मतलब हाई लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। मतलब जिसमें मानवीय पक्ष भी होता है और यांत्रिक शक्तियों का पक्ष, मतलब मानव भी इस उत्पादन में अपनी भूमिका निभाता है और बहुत सारे यांत्रिक मशीन भी इसमें भूमिका। इन दोनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है या उसका संवर्धन होता है। इसी को क्या कहते हैं, उद्योग का। यानी मानव और यांत्रिक शक्ति के द्वारा, मानवीय व यांत्रिक शक्ति के द्वारा, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या प्रोडक्शन एवं संवर्धन, यही उद्योग, ठीक है। यानी उच्च आर्थिक क्रियाएं जिसमें मानवीय यांत्रिक शक्तियों के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का उच्च स्तर पर उत्पादन होता है या उसका संवर्धन होता है, उसी को क्या कहते हैं, उद्योग या इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी देश या राज्य के लिए के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। आप देखिए, अगर विश्व के जितने भी डेवलप्ड देश हैं, फ्रांस हो, जर्मनी, जापान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, वहाँ आप देखिए तो इंडस्ट्री के सेक्टर में ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की, ठीक है। इसीलिए वो लोग डेवलप कंट्री के उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए अगर राज्य के विकास की बात हो या देश के विकास की बात हो, तो औद्योगिक विकास का होना अपरिहार्य है या अति आवश्यक है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के विकास से नापी जाती है। इससे विनिर्माण इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के विकास से मापी जाती है। अगर किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बड़े लेवल पर डेवलप है, तो वह देश या राज्य बड़े स्तर पे विकसित है, ठीक है, या डेवलप। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना। उद्योग का आशय, उद्योग कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं राज्य के विकास में। फिर हम देखते हैं कि अगर किसी जगह पे या किसी राज्य या देश में अगर उद्योगों का या इंडस्ट्रीज का विकास करना है या एस्टेब्लिश करना है, कुछ मुख्य
फैक्टर या कारक होते हैं, फैक्टर या कारक होते हैं, जो कारक होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बिना बड़े लेवल पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। आइए हम बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो उद्योग, किसी भी जगह पे उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण। एक, अगर कोई भी उद्योग एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल या कच्चा माल होता है, कच्चा माल या रॉ मटेरियल होता है, वो जरूरी है। फिर इंडस्ट्री में काम करने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत होती है, और कैसे श्रमिकों की, जो स्किल्ड हो और सस्ते हो, सस्ते श्रमिक की ज़रूरत होती है, मतलब चीप लेबर की ज़रूरत, सस्ते श्रमिक या चीप लेबर की ज़रूरत। तीसरा है पूंजी। अगर कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए हमें कैपिटल या पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये 3-4। फिर क्या देखते हैं, कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब मिनरल के एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि उद्योग धंधों को बड़े स्तर पर डेवलप में ऊर्जा की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत होती है या शक्ति के साधन की ज़रूरत होती है। वो शक्ति के साधन ही बड़े स्तर पे चाहिए। ठीक है, अगर ये ना हो तो बड़े बड़े मशीनों को चलाना इम्पॉसिबल, ठीक है, साधन की ही ज़रूरत है। फिर जब इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो जाती है और कोई चीज़ प्रोड्यूस होता है या उत्पाद प्राप्त होता है, तो इस उत्पाद को बेचने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उत्पाद को बेचने के लिए मार्केट या बाजार की ज़रूरत। तो किसी उद्योग के डेवलपमेंट में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या चीज़ें बनेगी, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फिर उसमें काम करने वाले मजदूर चाहिए जो सस्ते हो, अगर दक्ष हो तो सबसे अच्छा है, स्किल्ड हो तो सबसे अच्छा है। ये अलग अलग उद्योगों के लिए, अलग अलग उद्योगों में अलग अलग पार्ट में काम करने के लिए उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट या दक्ष मजदूर या श्रमिक मिल जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं। क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बन जाती है, बढ़ जाती है, फिर क्वालिटी बढ़ जाती है। तो सस्ते श्रमिक जरूरी हैं। तीसरा पूंजी जरूरी है, और चौथा शक्ति के साथ एनर्जी, मशीनों को चलाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये अति आवश्यक। फिर जो भी माल प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक उद्योग को इस्टेब्लिश करने हमें कई तरह के फैक्टर की ज़रूरत होती है, कई तरह के फैक्टर जरूरी होते हैं। और ये फैक्टर क्या देख रहे हैं, झारखंड में आसानी से उपलब्ध हो पाए। यानी हमने क्या देखा था, बहुत बड़ी मात्रा में जो अच्छे प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के रूप में उद्योगों में लगते हैं। ठीक है, दूसरा बड़े स्तर पे यहाँ श्रम सस्ता मिल जाता है। बिहार और झारखंड और बगल में यूपी, यहाँ बड़ी जनसंख्या जो है वो जो रोजगार की तलाश में रहती है, वो या ज़रूरत होती है वो सस्ते श्रम के रूप में प्रयुक्त हो जाती है या यूज हो जाती है। फिर क्या था, पूंजी। ये पूंजी बैंकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ही मिल जाती है। पर बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं और वहाँ उस क्षेत्र के विकास में, उस क्षेत्र के रोजगार में अगर बड़ी भूमिका इस उद्योगों के माध्यम से होने वाली है, तो सरकार भी सस्ते लोन प्रोवाइड कराती है, ताकि एक वेलफेयर स्टेट का जो नेचर है सरकार का, वो पूरा हो सके, अपने लोगों को रोजगार मिल सके, उनके उपार्जन की ज़रूरत है वो उद्योगों के माध्यम से पूरी हो सके। तो इस तरीके से जो उद्योग के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो यहाँ से मिल जाते हैं। तीसरा, शक्ति के साधन। हमने क्या बोला था कि बड़ी मात्रा में यहाँ कोयला मिलता है। वो भी कोयला में कौन, कोकिंग कोयला, जो उच्च क्वालिटी का कोयला है। हमने बताया था कि लगभग 90%, देश का 90% जो कोकिंग कोयला है वो यहीं से उत्पादन होता है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि बहुत सारे नदियों पे
जल विद्युत के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी। इससे भी हमें ऊर्जा के बड़े स्रोत की आपूर्ति हो पाती है और इससे शक्ति के साधन की जो ज़रूरत है वो पूरी। फिर जो पांचवा चीज़ है वो है बाजार। अगर झारखंड के बाजार को देखें तो झारखंड में तो उस स्तर का बाजार नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल का अगर राज्य देखें, कोलकाता बंदरगाह, उड़ीसा का बंदरगाह, ये यहाँ से एक्सपोर्ट का बहुत अच्छी फैसिलिटी इस झारखंड के उद्योगों के लिए प्रोवाइड हो जाती है या उपलब्ध हो जाती है। इससे क्या है, बड़े स्तर पर ये इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ जाते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में का जुड़ाव इनका बेहतर ढंग से हो। फिर बहुत सारे उद्योगों की भी हम चर्चा करेंगे, जैसे लौह उद्योग है, नियम का उद्योग है, तांबे का उद्योग है, जहां हम देखेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में से जुड़े हुए उद्योग चल रहे हैं और कैसे वो किस रूट पे है। यानी अगर दिल्ली हावड़ा रूट पे है, इस तरह के उद्योग एस्टैब्लिश हैं, तो उनके लिए ये यातायात के साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और इसी यातायात के साधन के आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण, इस ट्रांसपोर्टेशन के आसानी से उपलब्ध हो जाने, इन उत्पादों का कोलकाता के बंदरगाह तक, उड़ीसा के बंदरगाह तक या मेन मार्केट तक बहुत आसान है। तो हम सारी चीज़ों का अगर ध्यान दें, हम देख पा रहे हैं कि झारखंड जो है इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही बेहतर राज्य है। और ठीक है, संभावना यहाँ इंडस्ट्री डेवलप भी हुई है और भविष्य में बहुत ज़्यादा संभावना है बड़े स्तर पे यहाँ इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं और एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे झारखंड जो है महत्वपूर्ण राज्य के रूप में इंडस्ट्री के मामले में संदर्भ में कैसे या उभरा हुआ। ठीक है, अब आइए देखते हैं उद्योगों के प्रकार। अगर उद्योगों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि कई तरह के उद्योग होते हैं। जैसे कुछ उद्योग होते हैं कच्चे माल पे आधारित, कच्चे माल पे आधारित। मतलब क्या है कि जहाँ कच्चा माल बहुतायत में या बड़ी मात्रा में मिलता है, ठीक है, वहाँ पे ही ये उद्योग स्थापित करना अच्छा होता है या वहीं पे ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कच्चे माल में पे आधारित जो उद्योग देखें, एक में एक है कृषि आधारित उद्योग। मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, इस कपास, जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहीं सूती कपड़े का भी उत्पादन होना आसान है, क्योंकि वहाँ कच्चा रॉ मटेरियल जो कृषि से उत्पादित होता है, उसी कच्चे रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम वहाँ इंडस्ट्री एस्टेब्लिश। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात का क्षेत्र देखें, जहाँ काली मिट्टी के क्षेत्र है, जहाँ कपास का उत्पादन बड़े स्तर, तो हम ये भी देखते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पे सूती वस्त्रों के मिल या इंडस्ट्री एस्टेब्लिश। ये एक कच्चे माल के स्रोत के आधार पर आधारित एक कृषि आधारित उद्योगों के बारे में हम, इसी तरह ऊनी वस्त्र के आधार पर, इसी तरह पटसन के रेशम वस्त्र के आधार पर, या जहाँ चाय का उत्पादन होता है, जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है, जहाँ फलों का उत्पादन होता है, वहाँ मुरब्बे वगैरह की इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। इस तरह से हम देखते हैं तो एक कृषि आधारित उद्योग हमें यहाँ देखने को, जो कच्चे माल पे आधारित। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। अगर जहाँ खनिज पाया जाता है, खनिज आधारित उद्योग या खनिज आधारित जो उद्योग हैं, ये भी डिसाइड करते हैं कि जहाँ खनिज मिलता है, जहाँ मिनरल्स मिलता है, वहीं इस तरह के इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किए जाए। जैसे कि लोहा, अगर झारखंड में लोहा बड़े स्तर पर मिलता है, तो देखते हैं कि झारखंड में दो बड़े बड़े इंडस्ट्री, जैसे टाटा है या बोकारो स्टील है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री है जहाँ लोहा मिलता है, वहीं जहाँ रॉ लोहा जैसे खनिज जैसे बड़े रॉ मटेरियल मिलते हैं, वहीं पे ये उद्योग
किया गया है, वैसे ही सीमेंट है, वैसे ही एल्युमिनियम है। जब हम झारखंड में इन अलग अलग उद्योगों की चर्चा अलग से करेंगे तब हम आपको इस पे भी बता देंगे कि खनिज आधारित जो कच्चे माल आधारित जो उद्योग हैं, जिसमें खनिज आधारित उद्योग वो यहाँ बड़े स्तर पे पाए जाते हैं, या स्टील आधारित हो, मशीनों का है, पेट्रोलियम उद्योग हो, ये सारे जहाँ पे ये पाए जाते हैं खनिज, वहीं पे ये उद्योग, ठीक है। तो एक उद्योगों के वर्गीकरण में एक हम क्या देखें, खनिज आधारित उद्योग। दूसरा है पूंजी निवेश के आधार पे उद्योग। जितनी पूंजी निवेश की जाती है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे उद्योग, ये अगर हम देखें तो जितना कैपिटल किसी उद्योग में लगाया जाता है उसी के आधार पर उसका नामकरण भी होता है। जैसे अगर इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योग, ये क्या है, जिस लेवल का जितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है इस उद्योग को चलाने के लिए, उसी के आधार पे, यानी निवेश मूल्य के आधार पे, निवेश मूल्य या इन्वेस्टमेंट प्राइस के आधार पे इसका नामकरण होता है। जैसे कि सूक्ष्म उद्योग, ठीक है। दूसरा लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, है बृहद उद्योग, ठीक है। ये जो निवेश है, निवेश के आधार पे इसका नामकरण। जैसे अगर सूक्ष्म उद्योग को देखें तो लगभग 25 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अगर 25 लाख तक का कोई इन्वेस्टमेंट वाला उद्योग है तो उसको सूक्ष्म उद्योग। अगर वही 25 लाख से 5 करोड़ तक का हो जाता है, 25 लाख से 5 करोड़ का हो जाता है, तो इसको लघु उद्योग कहते हैं। और वही थोड़ा और बड़ा हो जाए इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए तो मध्यम उद्योग कहते हैं। अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ हो जाए तो उसको मध्यम उद्योग कहते हैं। और तीसरा, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट तो उसको बृहद उद्योग। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि पूंजी के निवेश या निवेश प्राइस के बेस पे उद्योगों का नामकरण किया जाता है, और इसी उद्योगों के नामकरण के द्वारा इसका वर्गीकरण, ठीक है। उसी तरह कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अर्थव्यवस्था की भूमिका पर आधारित होते हैं। अर्थव्यवस्था की भूमिका से क्या मतलब है, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की भूमिका पे आधारित होते हैं। जैसे कि एक आधारभूत उद्योग होता है, ऐसा उद्योग जो कई उद्योगों को जन्म दे, उस तरह के उद्योग को क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जिसका उत्पादन कच्चे माल पर आधारित होता है तथा यह दूसरे उद्योगों पर भी निर्भर होता है, ठीक है, इसी को आधारभूत उद्योग। जैसे लौह इस्पात उद्योग, इस्पात उद्योग, ठीक है, तांबे का उद्योग, इस तरह के उद्योग आधारभूत उद्योग होते हैं। दूसरा इसी का एक उद्योग होता है उपभोक्ता उद्योग, मतलब ऐसा उद्योग जिसमें क्या होता है, जिसका उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए किया जाता है। जैसे चीनी, कागज, सिलाई मशीन, तो उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग या उपभोक्ता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग। ये किस तरह का होता है, यह इकोनॉमी की भूमिका पर बेस्ड होता है। तो हमने 3 तरह के उद्योगों का वर्गीकरण देख लिया। पहला हमने क्या देखा, चलिए, पहला हमने देखा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। दूसरा हमने क्या देखा,
पूंजी पे आधारित उद्योग। तीसरा हमने देखा अर्थव्यवस्था में भूमिका के आधार पर जो। अब चौथा जो उद्योग का प्रकार है वो क्या है? वो है कि ऑनरशिप पे बेस्ड पे उद्योग, यानी स्वामित्व के आधार पे या ऑनरशिप के आधार पे उद्योग, यानी इस उद्योग का मालिकाना हक किसके पास है, यह तय करता है कि यह उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है, कि जिसके पास, जैसे अगर मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, इसका कंट्रोल या प्रबंधन किसके पास होता है? सरकारी एजेंसियों के पास होता है, ठीक है, यानी ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसको सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इसका प्रबंधन किसके पास होता है? इसका प्रबंधन होता है सरकारी एजेंसी के पास। सरकारी एजेंसी किसके लिए काम करती है? सरकार के लिए, यानी सरकारी एजेंसियों के द्वारा इसका प्रबंधन किया, तो सरकार के द्वारा इसका संचालन। इस तरह के जो उद्योग हैं, जैसे कि हेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये और भी है बहुत सारे, ठीक है, एनटीपीसी है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सार्वजनिक स्वामित्व के आधार पे एक उद्योग है सार्वजनिक उद्योग। फिर दूसरा जो उद्योग है वो है निजी क्षेत्र के, मतलब कि ऐसा उद्योग जिसका संचालन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता हो या किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, ठीक है, यानी कोई एक व्यक्ति उसका ऑनरशिप होल्ड करता या एक से अधिक व्यक्ति भी ऑनरशिप होल्ड करते हो, अगर वो सरकारी ना हो, इस तरह के उद्योग को क्या बोलते हैं? निजी उद्योग या प्राइवेट इंडस्ट्री। निजी उद्योग या प्राइवेट इंडस्ट्री, यानी कोई एक व्यक्ति इसका स्वामी हो या एक से दो तीन व्यक्ति इसके स्वामी हो या एक से अधिक व्यक्ति इसके स्वामी या ऑनरशिप इनके पास हो, तो इस तरह के उद्योग को क्या बोलते हैं? निजी उद्योग। जैसे टाटा यानी टिस्को जो कि झारखंड में है, बहुत रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज, डाबर, ये सारे प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्ट है, ठीक है। इसी स्वामित्व के आधार पे तीसरे तरह का जो उद्योग आता है वो होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग, इस संयुक्त उद्योग से मतलब है ज्वाइंट इंडस्ट्री। ज्वाइंट से क्या मतलब है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी हो, यानी निजी क्षेत्र के लोग भी हो, और पब्लिक सेक्टर के यानी सरकार के लोग भी हों, दोनों संयुक्त प्रयास से उद्योग को चलाते हैं। प्राइवेट प्लेयर यानी निजी क्षेत्र के लोग और पब्लिक प्लेयर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग, ये दोनों संयुक्त रूप से किसी इंडस्ट्री को चलाते हो तो उसको कहते हैं संयुक्त, ठीक है। जैसे कि OIL यानी यह एक कंपनी है, एक ये इंडस्ट्री है, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, यह संयुक्त क्षेत्र। जैसे हमने ये देख लिया कि संयुक्त उद्योग। अब जो ऑनरशिप के आधार पर चौथा उद्योग है वो है सहकारी उद्योग। यह जो सहकारी उद्योग है, यह ऐसा उद्योग होता है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों यानी दोनों के हाथ में हो। उत्पादक, कच्चा माल के उत्पादक प्लस श्रमिक दोनों के हाथ में हो, ठीक है। और इसीलिए इसका जो संसाधन होता है, जो रिसोर्स होता है, उसका कोष संयुक्त होता है या ज्वाइंट होता है, तथा लाभ और हानि दोनों का विभाजन जो है वो अनुपातिक होता है।
यानी लॉस हो या प्रॉफिट हो, ये दोनों मिल के उसका हिस्सेदारी करते हैं। ठीक है, ऐसे उद्योग को सहकारी उद्योग कहते हैं। और यह महाराष्ट्र का जैसे चीनी उद्योग है या केरल का नारियल उद्योग है, ये एग्जाम्पल के तौर पे देखें, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग है या केरल का नारियल उद्योग है, ये सब सहकारी उद्योग के पार्ट हैं। इस तरीके से हमने कई तरीके के उद्योगों के प्रकार देखे जो अलग अलग कारकों पे निर्भर थे। ठीक है, अब एक उद्योग और होता है जिसको कहा जाता है कि अगर उत्पादन करने वाला माल, ठीक है, यानी कच्चा माल या तैयार माल, यानी रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट है, उसकी मात्रा और भार के आधार पर उद्योग का को डिसाइड किया जाता है या उसका वर्गीकरण किया जाता है। कच्चे माल या रॉ मटेरियल या उत्पादित माल जिसका उत्पादन किया गया, उसके मात्रा एवं भार के आधार पर इस उद्योगों का वर्गीकरण। और इसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? एक आते हैं हल्के उद्योग और दूसरा होता है भारी उद्योग। ये सब आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया भी जाता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन चूँकि इंडस्ट्री जैसा टॉपिक शुरू कर रहे थे तो मैंने यही कोशिश किया कि आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दें ताकि आपको इंडस्ट्री, झारखंड के इंडस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो, आप बेहतर ढंग से समझ सकें। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कच्चे माल या उत्पादित माल के मात्रा और भार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल होते हैं का प्रयोग करके जो हल्का माल तैयार किया जाता है उसको हल्के माल, हल्का उद्योग का दर्जा दिया जाता है। जैसे विद्युत उपकरण या हल्का उद्योग में आता है। ये कच्चे माल भी हल्के होते हैं, विद्युत उपकरण उद्योग के कच्चे माल भी हल्के होते हैं, रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और इससे जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो भी हल्का होता है। दूसरा भारी उद्योग। जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में लोहा और इस्पात से जुड़ा हुआ बहुत सारा उद्योग है। इसका लोहा का जो मिनरल्स होता है भी बहुत भारी होता है, बहुत हेवी होता है, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है इंडस्ट्री में, जैसे लोहा या इस्पात, स्टील, वो भी हेवी होता है। तो इस तरह के उद्योग को भारी उद्योग का, जैसे लोहा या आयरन या स्टील उद्योग, इस्पात उद्योग, ये सारे चीज़ें आपको के वर्गीकरण में, उद्योगों के वर्गीकरण में देखने को मिलता है और आपको इसको आसानी से याद रखना। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से जान रहे हैं तो इंडस्ट्री के जो चैप्टर है उसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, अब आइए जो झारखंड के उद्योग है उस पर आते हैं, उस पर चर्चा। अगर झारखंड के देखें तो हमने अभी चर्चा की, पिछले 2-3 क्लास से यही चर्चा करते आ रहे हैं, जो खनिज संसाधन है झारखंड में, उसके दृष्टिकोण से झारखंड जो है वो अति संपन्न राज्य है। ठीक है, यहाँ खनिज आधारित बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या विनिर्माण उद्योग है और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी हैं। तो जितना यहाँ उद्योग है वो तो है ही, फ्यूचर में भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, मिनरल आधारित मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहें तो उसके लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां हैं, यहाँ पे आसानी से किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि बड़े लेवल पर मिनरल पाए जाते हैं, यानी कच्चे माल जो है यहाँ बड़े स्तर पे पाया जाता है, रॉ मटेरियल बड़े स्तर पे पाया जाता है, सस्ते श्रमिक भी पाए जाते हैं, शक्ति के साधन, यानी हम देखें जल
विद्युत देखें, कोयला से ताप विद्युत देखें, वो दोनों बड़े स्तर पे मिलते हैं, पूंजी भी आसानी से मिल जाती है। और बाजार के बारे में हमने मतलब इस सारे सेक्टर के बारे में हमने चर्चा किया और देखा कि झारखंड में ये आसानी से उपलब्ध हो। हमने ये भी आपको चर्चा किया था खनिज इतना है यहाँ कि भाई देश का 40% से ज़्यादा खनिज जो है या रिसोर्स जो है, मिनरल रिसोर्स पाया जाता है। ठीक है, आइए बारी बारी से हम अलग अलग उद्योगों को देखें और देखें कि यह किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे बसे हैं, उसके वहाँ इस्टेब्लिश होने के पीछे कारण क्या है, हम ये भी देखें। जैसे सबसे पहले अगर हम लें, सबसे पहला है लोहा और इस्पात उद्योग, यानी आयरन और स्टील इंडस्ट्री। लोहा एवं इस्पात उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे जब हम आप लोग को मिनरल पढ़ा रहे थे तो ये बताए थे, यहाँ इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, यानी लोहा बड़े स्तर पे यहाँ पाया जाता है। उन्हीं स्थानों पे जहाँ ये पाया जाता है वहीं पे लोहा और इस्पात उद्योग को स्थापित किए जाता है। ठीक है, अगर झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के लिए देखें कुल परिस्थितियाँ हैं। अगर हम एक चीज देखें तो भारत में 9 बड़े आयरन एंड स्टील यूनिट है। कितना? 9 बड़े, बहुत बड़े आयरन स्टील यूनिट है, इकाई हैं या उद्योग हैं जो बहुत बड़े हैं। उसमें से 2 केवल झारखंड में ही हैं। अगर हम 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देखें तो 9 में से 2 बड़े बड़े आयरन स्टील यूनिट या इकाई, औद्योगिक इकाई जो है वो झारखंड में ही है। पहला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और दूसरा है बोकारो स्टील कारखाना या फैक्ट्री। आइए बारी बारी से इनकी चर्चा करें। पहला कौन सा है? पहला है टाटा आयरन एंड स्टील, टाटा आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी। यह टाटा आयरन और स्टील कंपनी के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। यह सबसे बड़ी बात है, प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं और 2013 में जो जेपीएससी का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया कि यह जो कंपनी है ये कब स्टैब्लिश। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, यह कंपनी जो है पूर्वी सिंहभूम जिला, आप लोग मैप के थ्रू इसको जरूर देखते जाइए। पूर्वी सिंहभूम या कहाँ पे है? झारखंड के दक्षिणी पार्ट में। पूर्वी सिंहभूम जिला में एक जगह है जिसका नाम है सांकची। सांकची जो जगह है यहीं पे 1907 में इसके द्वारा जमशेदजी टाटा के द्वारा कंपनी की स्थापना की। जमशेदजी टाटा के द्वारा कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 1900। कहाँ पे है ये? पूर्वी सिंहभूम में सांची एक जगह है, वहीं पे इस कंपनी की स्थापना की। जो 2013 में जेपीएससी का पेपर हुआ था उसमें यही पूछा था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वो कब एस्टेब्लिश की। अब जो इससे जुड़ा हुआ दूसरा महत्वपूर्ण बात है, मान लीजिए यह जो जगह है सांची, यह 2 नदियां हैं के संगम पे यह कारखाने को स्थापित या कंपनी को स्थापित। 2 नदियां हैं, एक है स्वर्ण रेखा, दूसरा है खरकई। एक है स्वर्ण रेखा नदी और दूसरा है खरकई नदी। ये इन दोनों के संगम पे ये सांची जगह है जहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को एस्टेब्लिश किया। यह कारखाना जो 1907 में एस्टेब्लिश हुआ, यह 1910 में बन के
तैयार हुआ। ये बन के तैयार हो गया 1910 में। और जो काम करना ये शुरू किया, लोहे का उत्पादन शुरू किया यह 1911 में, लोहा उत्पादन। और स्टील का जो उत्पादन यहाँ शुरू हुआ 1914 में स्टील का उत्पादन यहाँ शुरू, ठीक है। तो स्टील का उत्पादन 1914 में यहाँ शुरू हुआ और 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ। 1907 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई, 1910 में ये बन के तैयार हो गई, ठीक है। और 1910 में जो ये बन के तैयार हुई के बाद इसमें पहले लोहे का उत्पादन शुरू किया गया जो 1911 में शुरू हुआ, और फिर 1914 में स्टील का उत्पादन। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, इस प्रश्न पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो हम इसको, ठीक है, इस जो कंपनी है इसे किसको कहा जाता है, क्या शॉर्ट नाम क्या है इसको, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का शॉर्ट नाम है किसको, अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये याद रखना। अब एक चीज देख लेते हैं, ये जो कंपनी है यह पूर्वी सी भूमि के साक्षी नामक स्थान पे ही क्यों एस्टेब्लिश की गई, ये भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न इससे तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपके कंसेप्चुअल पार्ट ठीक है तो आपको चीज़ें याद रखना आसान, ठीक है। एक तो यहाँ कच्चा माल यानी लोहे का मिनरल मैग्नेटाइट हेमेटाइट के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, कौन सा मिनरल है जहाँ। तो जो मैग्नेटाइट हेमेटाइट है, यहाँ मैग्नेटाइट बड़े स्तर पर मिलता है। हम ये भी जानते हैं कि झारखंड जो है आयरन यानी आयरन से जुड़ा हुआ जो खनिज है उसके उत्पादन में फोर्थ रैंक रखता है, फोर्थ रैंक रखता है झारखंड उत्पादन में, आयरन उत्पादन में, लोहा उत्पादन में पूरे देश में चौथा स्थान रखता है। यानी बड़े मात्रा में लगभग 10 से 11% लोहा का उत्पादन यही हो या खनिजों का उत्पादन, ठीक है। इसीलिए यहाँ इस क्षेत्र में इस इंडस्ट्री का होना जरूरी है। इसीलिए जो सुविधा है खनिज मिलने की या कच्चे सस्ते श्रमिक मिलने की, ये दोनों सुविधा इस क्षेत्र में इस इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अत्यधिक विकास के लिए जरूरी है। दोनों यहाँ मिलते, ठीक है। यानी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे कच्चे पदार्थ भी यहाँ मिलते हैं। और हम क्या देखे थे, मैग्नेटाइट और कच्ची हेमेटाइट, आप लोग को याद होगा या पता नहीं होगा, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लगभग 90% कोयला जो झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है उसमें लगभग 90% क्या है हेमेटाइट जैसे लौह अयस्क पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान में, ठीक है। 90% तो क्या है हेमेटाइट जैसे मिनरल पाए जाते हैं जिससे लौह अयस्क, हेमेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। हेमेटाइट लौह अयस्क 90% धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बार बार इसको इसलिए याद करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें ये भी जरूर ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें याद, देखिए सिलेबस में बहुत फास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्या चीज़ें याद रखनी है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, हमको इस चीज़ पे भी फोकस करके चलना है और उन सारे चीज़ों को जरूर याद रखना है, क्योंकि वहीं जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसको जरूर याद रखना है, गलती से भी उसको, ठीक है। अगर हम
पश्चिमी सिंह भूमि का डिस्ट्रिक्ट देखें, पश्चिमी सिंह भूमि का डिस्ट्रिक्ट देखें तो वहाँ क्या है, लोहे की बहुत सारी खान है, जैसे कि नोवा मुंडी की खान। नोवा मुंडी की खान जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान। नोवा मुंडी की खान एशिया की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी लोहे की खान है। तो ये इस ईस्को के नज़दीक ही पाया जाता है, इसीलिए इस क्षेत्र में इस कंपनी का होना कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े लेवल पर रॉ मटेरियल यानी लौह अयस्क मिल जा रहे हैं, सस्ता श्रम मिल जा रहा है, इसलिए कंपनी यहाँ में इतने साल पहले यहाँ इस्टेब्लिश करने का कारण आप लोग समझ। इसके अलावा भी नोवा मुंडी के अलावा गुआ, बादाम पहाड़, ये सब इसी क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए हम तो लिख नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए उन सारे फैक्ट को यहाँ भी कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसान। ठीक है, तो नोवा मुंडी के बारे में हम जान गए कि एशिया का सबसे बड़ा लौह खदान यहीं पाया जाता है। गुआ, बादाम पहाड़ इत्यादि जो क्षेत्र है वहाँ से भी अयस्क आराम से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस उद्योग के लिए जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जो ऊर्जा का संसाधन वो कोकिंग कोयला से मिलता है। और कोकिंग कोयला के बारे में हमने कल ही की क्लास में बताया था कि कोकिंग कोयला देश के 90% जो उच्च क्वालिटी का कोकिंग कोयला है वो झारखंड से प्राप्त होता है। तो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स तो यही मिल गया। फिर जो दो नदियों के संगम पे है वहाँ से भी जल विद्युत के स्रोत मिल जाते हैं। तो हम ये इजीली देख पा रहे हैं 90% जो कोकिंग दरिया के खान वो यहाँ इजीली इसकी ऊर्जा की आपूर्ति कर, इसको कंपनी के ऊर्जा की आपूर्ति या कोकिंग कोयला दरिया क्षेत्र में मिलता है उच्च क्वालिटी का, जहाँ वहाँ की खाने हैं वहाँ से ज़रूरतें पूरी हो जाती। अब रही लौह उद्योग में या इस्पात उद्योग में मेटलर्जिकल जो काम होता है जिसमें से अयस्क से धातु को निकाला जाता है, तो बहुत सारे अशुद्धियों को छनन के लिए तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। इसमें हम क्या देखते हैं कि मैग्नीज और क्रोमाइड जैसे चीज़ें भी चाईबासा की खान, मैग्नीज और क्रोमाइट जैसे जो मिनरल है यह भी चाईबासा जो कि नज़दीक में ही है वहाँ से इनको प्राप्त हो जाता है। यानी लौह और इस्पात उद्योग के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है, ऊर्जा है, सस्ता श्रम है, कच्चा मटेरियल है, ये सब हम देख रहे हैं कि आसानी से आसपास के क्षेत्रों में मिल जाए। अब इस उद्योग के लिए एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वह है चूना पत्थर या डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट हम जब पढ़ा रहे थे मिनरल के बारे में तो हमने बताया भी था कि इसका प्रयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने उस समय बताया था कि इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कहीं लोहा नहीं पूछा, लोहा मिनरल के रूप में या इंडस्ट्री के रूप में नहीं पूछा तो हो सकता है कि यह चूना पत्थर या डोलोमाइट को ही पूछे। तो यह जो चूना पत्थर या डोलोमाइट है इस उद्योग के लिए ज़रूरी है, और यह भी इसके पास का जो राज्य है उड़ीसा का, उड़ीसा के सुंदरबन से, उड़ीसा के सुंदरबन जिला से प्राप्त हो जाता है। यानी जितने भी उद्योग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ऊर्जा हमने देख ही लिया, मैग्नीज और क्रोमाइट देख ही लिया कि चाईबासा की, चूना पत्थर और डोलोमाइट देख ही लिया कि यह उड़ीसा के सुंदरबन के जिला से मिलता है। फिर रही स्वच्छ जल की बात। उद्योग के लिए
इस्पात उद्योग के लिए स्वच्छ जल की भी जरूरत होती है। स्वच्छ जल कहाँ से मिल जाता है? ये दो नदियों के संगम पे बसा हुआ यह कंपनी है। कौन कौन सी दो नदियाँ हैं? आपको मालूम भी होगा, स्वर्णरेखा और खरकई, ये दो नदियों के संगम पे बसा हुआ है। अतः यहाँ से उसको स्वच्छ जल और बालू जो इस्पात उद्योग के लिए जरूरी, वो दोनों यहाँ से, इस तरीके से हम देखें लॉ इंडस्ट्री जितने भी जरूरी चीज़ें हैं, ऊर्जा हो, कच्चा माल हो, श्रम हो या अन्य ऐसे अयस्क या धातु हो जो उस उद्योग में प्रयुक्त होते हैं, या स्वच्छ जल हो, बालू हो, सब चीज़ें आसानी से वहाँ उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए यह उद्योग इसको जो है, जो कंपनी है वो यहाँ ही 1907 में समझ गया। ये सारी चीज़ें यहाँ आसानी से उपलब्ध होने इंडस्ट्री जो है के लिए फेवरेबल हो जाता है यहाँ स्टेबल। अब दूसरा चीज़, इस इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है, जो भी लोहा या इस्पात तैयार होता है, आयात निर्यात की चीज़ें यहाँ से आसानी से कोलकाता के बंदरगाह, कोलकाता के बंदरगाह पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आसानी से पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि ये जो तैयार माल है, तैयार माल के लिए यहाँ से वहाँ भेजना बहुत ही आसान, या रूट पे सड़कों का और रेलवे का एक जाल है जो इसको आसानी से वहाँ तक, इस तरह से यह इसके लिए आसानी से जो है बाजार या मार्केट उपलब्ध करा देता है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यह जो लौह उद्योग है, इसीलिए यहाँ उद्योगों के अनुकूल उपस्थिति होने के कारण ही 1945 में, ठीक है, टेल्को, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम टाटा मोटर्स है, की स्थापना की गई। उद्योगों के लिए फेवरेबल कंडीशन होने के कारण ही 1945 में टेल्को, यानी आज का वर्तमान नाम क्या है, टाटा मोटर्स, की स्थापना की गई। टेल्को का पूरा नाम था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम टाटा मोटर। इसकी स्थापना 1945, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन, लौ इस्पात वगैरह सब कुछ आसानी से मिल रहा था, ठीक है। इसी यहीं पे इसके अंतर्गत क्या क्या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है टाटा मोटर्स के अंतर्गत, जैसे कि रेलवे का वैगन बनाया जाता है, वायलर बनाया जाता है, ट्रक बनाया जाता है, ठीक है, मोटर गाड़ियों के उपकरण बनाए जाते हैं। तो ये यहीं चूंकि लोहा और इस्पात दोनों आसानी से मिल जाता है इसको से, इसलिए इस टेल्को को यहाँ इस्टेब्लिश किया गया और इसके द्वारा रेलवे वैगन, ट्रक, मोटर्स के बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती है। वायलर भी बनाया जाता है कि आसानी से सॉरी स्टील और लोहा। फिर एक चीज़ और देखते हैं कि इसी क्षेत्र में 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में टाटा एग्रीको की स्थापना। अब ये टाटा एग्रीको क्या है ये भी देख लेते हैं। टाटा एग्रीको की स्थापना, ये टाटा एग्रीको जो है यह कृषि संबंधी उपकरण या मशीनों का निर्माण कर, कृषि संबंधी उपकरण व मशीन का निर्माण करता है। एक चीज़ देख लीजिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग 60% के आसपास की जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है। अब कृषि, हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हम आशा करते हैं कि कृषि की उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर
उपज जो है वो बहुत ज़्यादा हो, उसी को कहते हैं उत्पादकता। तो इस कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें अच्छा बीज, अच्छा खनिज, अच्छा उर्वरक के साथ साथ हमें अच्छे उपकरण, कृषि उपकरण और मशीनों की ज़रूरत होगी, ताकि हम कृषि को तेज़ी से कर सकें, आसानी से कर सकें, अपने एनर्जी को बचा सकें। और इसीलिए कृषि उपकरणों की ज़रूरत पूरे देश में बड़े स्तर पे हुई, मशीनों की ज़रूरत बड़े स्तर पे हुई। इसीलिए टाटा एग्रीको की स्थापना, और इसने देश के किसानों की एक बड़ी संख्या के लिए कृषि उपकरण और मशीन बनाने का कार्य या दायित्व को निभाया। इसी को कहते हैं, एक कंपनी को कहते हैं टाटा एग्रीको, और यह 1925 में। तो अब आप समझ गए कि एक ही, अगर टिस्को को देखें तो यह टिस्को क्या है, ये बेसिकली लौह और इस्पात उद्योग का ये कंपनी, और उसी के बेस पे टेल्को को भी स्थापित किया गया और टाटा एग्रीको को भी स्थापित किया गया। क्यों? क्योंकि उच्च लेवल का लोहा और इस्पात का उत्पादन यहाँ हो रहा है, तो उससे जुड़े हुए और भी उद्योगों को यहाँ स्थापित किया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था आधारभूत उद्योग, माने ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो ये जो लौह उद्योग था यह आधारभूत उद्योग की श्रेणी में मैंने बताया था। अब देखिए, इससे दो तरह के उद्योग और एस्टेब्लिश हो गए, एक टेल्को और एक टाटा एग्रीको। ठीक है, तो जो लोहा का उद्योग है, लोहा की इंडस्ट्री ने और भी इंडस्ट्री को प्रमोट कर दिया, इसीलिए उसको आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री का। ठीक है, अब आते हैं दो, चूंकि हमने स्टील, बड़े स्टील प्लांट की बात की थी, जो भारत के 9 बड़ी लौह इस्पात इकाइयों में से 2 बड़ी इस्पात इकाइयाँ, एक है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और दूसरा है बोकारो इस्पात कारखाना। बोकारो इस्पात कारखाना, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यानी भारत के 9 बड़ी इकाइयों में से 2 बड़ी इकाइयाँ तो यहीं पाई जाती हैं और बड़े स्तर पे इसका प्रोडक्शन होता है। अभी आपने इसको देख लिया, इसको का आपने प्रोडक्शन भी देख लिया बड़े लेवल पे इसका, इससे जुड़े हुए और उद्योगों को भी देख लिया। यानी ये अगर देखें तो भारत की इंडस्ट्री के इकोनॉमी में इसको का जो रोल है आपको दिख रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या में रोजगार भी दे रहा है, बड़ी संख्या में इंडस्ट्री को प्रमोट भी कर रहा है। इसी तरह हम आइए देखते हैं बोकारो इस्पात कारखाना। यह जो बोकारो इस्पात कारखाना है, यह बेसिकली 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में झारखंड का एक जिला है बोकारो, उसी के नाम पे इसका नाम भी है, बोकारो जिला में इसके सहयोग से स्थापित हुआ, रसिया के सहयोग, जो उस समय का क्या कहा जाता था, सोवियत संघ, या सोवियत संघ लिख लीजिए। आज का रसिया है, समय और भी देश इससे जुड़े हुए थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश। तो यह सोवियत संघ के सहयोग से इस बोकारो स्टील प्लांट को एस्टेब्लिश किया, कब, 1900। और यह जो प्लांट है 1964 में एस्टेब्लिश तो किया गया, लेकिन पूरी तरह से जो तैयार हुआ या 1972 से इसने उत्पादन कार्य शुरू किया, यानी प्रोडक्शन का कार्य स्टार्ट जो किया वो 1972 से किया, 2 अक्टूबर के दिन, यानी गांधी जयंती के दिन इसको शुरू किया गया। ये डेट भी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिए। 2 अक्टूबर 1972 से बोकारो स्टील प्लांट ने काम करना शुरू, कहाँ पे, सोवियत संघ की मदद से इसको 1964 झारखंड के बोकारो जिले में इसको। ठीक है, ये झारखंड का दूसरा, झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना था, और यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात कारखाना, चौथा बड़ा
लौह इस्पात कारखाना। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब एक चीज और देख लें, इसके लिए भी यह बोकारो में जो स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किया गया उसके लिए भी कुछ तो फेवरेबल कंडीशन होंगे। जैसे कि मैंने आपको टिस्को के लिए बताया, यहाँ के क्षेत्र में लोहे के मैग्नेटाइट जो अयस्क है, मैग्नेटाइट आसानी से मिल जाते हैं, सस्ता श्रम मिल जाते हैं। तो पश्चिमी सी भूमि का जो जगह है नोवा मुंडी, ये एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है, मतलब लोहा आसानी से मिल जाता है, सॉरी लोहा अयस्क आसानी से मिल जाता है। फिर इसके गलाने के लिए कोकिंग कोयला झरिया के खान से मिल जाता था। वैसे ही अब देखते हैं कि बोकारो के लिए ये सारी चीज़ें जो लौह इस्पात कारखाने के लिए ज़रूरी थी, एक अगर हम देखें तो बोकारो और झरिया झरिया दोनों जो क्षेत्र हैं, यह कोयले का जो डिमांड था इस प्लांट के लिए, बोकारो स्टील प्लांट के लिए, वो उस डिमांड को पूरा, तो क्योंकि दोनों इसके नज़दीक थे और बड़ी मात्रा में यहाँ कोयले का उत्पादन होता था। हमने कल कोयला के उत्पादन वाले 5 क्षेत्रों की बात की थी। मैं आपको ये सारे क्षेत्र बोकारो और झरिया के बारे में बताया था, जो दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र का बेसिन था। वहाँ हमने ये बताया था कि बोकारो भी है और झरिया भी है, रामगढ़ भी था, जो हमने आपको दामोदर नदी घाटी क्षेत्र कोयला क्षेत्र के बारे में जब चर्चा की थी। तो ये जो कोयला है, कोयले की जो ज़रूरत है बोकारो स्टील प्लांट के लिए, वो यहाँ से पूरी, ठीक है। और जो लौह अयस्क है, यानी जो लोहे का मिनरल है, लौह अयस्क या ओर की जो ज़रूरत थी वो कहाँ से पूरी होती थी? हमने क्योंझार एक जगह है, क्योंझार एक जगह है उड़ीसा में, उड़ीसा में जो ये क्योंझार जगह है, वहाँ से लोहे के खान बड़ी मात्रा में, तो यहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति इस बोकारो स्टील प्लांट के लिए। तीसरा, अगर जैसे जल की ज़रूरत या बालू की ज़रूरत जो पूरी होती थी, हम ये भी बता दें कि ये भी यहाँ दामोदर और बोकारो डिस्ट्रिक्ट जो है बोकारो, इसमें एक बोकारो नदी भी यहाँ से गुजरती, ठीक है। तो दामोदर नदी, ये दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है और यहाँ बोकारो नदी भी है। ये दोनों के जल की आपूर्ति को पूरा करते थे, करते हैं, या उस समय भी करते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी लौह इस्पात उद्योग के लिए ज़रूरी चीज़ें वो यहाँ आसानी से, ठीक है। उसी तरह अगर हम ऊर्जा की बात करें तो कोयले से भी ऊर्जा हमें मिल रही है। दूसरा, दामोदर जल विद्युत जो परियोजना है, डीवीसी, दामोदर जल विद्युत जो परियोजना है, इस दामोदर जल विद्युत परियोजना से भी सस्ता विद्युत इस उद्योग के लिए प्राप्त हो जाता है। आप देखिए, जब ये सारी चीज़ें सस्ती, सस्ता लेबर, नज़दीक अगर कच्चे रॉ मटेरियल है वहाँ से मिल जा रहा है, तो इसके सस्ता कच्चा मटेरियल, जल की आपूर्ति दामोदर और बोकारो नदियों से आसानी से हो जाती है, कोयले की आपूर्ति बोकारो और झरिया के खानों से हो जाती है, और विद्युत, जल विद्युत यानी दामोदर जल विद्युत परियोजना से सस्ता जल विद्युत मिल जाता है। जब इस इंडस्ट्री के लिए जब ये सारी ज़रूरतें आसानी से पूरा हो जाती, बोकारो स्टील प्लांट एस्टैब्लिश होने समझ में आया कि 1964 में सोवियत संघ की मदद से यह बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में ही क्यों, ठीक है। तो अब ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, यह बेसिकली सेल के अंतर्गत काम, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अब इस कंपनी, इसी के अंतर्गत यह काम करता है बोकारो स्टील, ठीक है। इस प्लांट से बड़े स्तर पर इस्पात, प्लेट, लोहा, इस्पात की चादरें, ठीक है, छड़े, ये सब
का निर्माण किया जाता है और इसको देश विदेश में आयात और निर्यात। तो इस तरीके से हम इन सारे बातों को आसानी से समझ। अगर इस कारखाने का उत्पादन क्षमता देखें, बोकारो स्टील प्लांट का उत्पादन क्षमता देखें तो यह लगभग 40 लाख टन का उत्पादन करता है। टन का उत्पादन करता है और इसको जो चूना पत्थर की आपूर्ति होती है वो एमपी से होती है। चूना पत्थर की आपूर्ति जो इस उद्योग के लिए ज़रूरी है वो कहाँ से होती है? एमपी से। यानी बगल में ही एमपी है, वहाँ से इसकी आपूर्ति, ठीक है। और इस प्लांट के नज़दीक ही दामोदर नदी के 2 बांध हैं, एक है तेनूघाट बांध और दूसरा है गरगा बांध। यह दोनों तेनूघाट बांध ये दामोदर नदी पे है और दूसरा है गरगा बांध। गरगा बांध, ये दोनों से विद्युत की भी आपूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों या जल की भी आपूर्ति हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे फेवरेबल कंडीशन जो है बोकारो स्टील प्लांट के लिए यहाँ उद्योग एस्टेब्लिश करने के लिए मिल रहे हैं। दूसरा, यहाँ से जो भी माल प्रोड्यूस उत्पादित होता है, उत्पादित माल या प्रोड्यूस्ड गुड्स जो भी है वो यहाँ से मालों की जो ढुलाई होती है, बोकारो को देखिएगा तो यह कोलकाता दिल्ली मार्ग पे है, के नज़दीक है। कोलकाता दिल्ली मार्ग के नज़दीक है, इसीलिए इस मार्ग का उपयोग करके इस प्रोड्यूस्ड माल का ढुलाई आसानी से होती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बड़े स्तर पे लॉ और स्टील इंडस्ट्री का उत्पादन या इंडस्ट्री यहाँ जो इस्टेब्लिश है झारखंड के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। और क्या क्या एक इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है वो हमने शुरू में ही चर्चा कर ली है। वो सारी चीज़ें यहाँ मिल पा रही हैं, बाजार भी मिल पा रहा है, इसलिए ये सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो पा रही। ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम और भी अलग अलग तरह के इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग, तांबे का उद्योग, ठीक है, और बाकी अलग अलग उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे जो झारखंड में है और बड़े स्तर पे किस किस क्षेत्र में है, उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है और कैसे वो वहाँ के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, कैसे वो बाज़ार से कनेक्ट है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा हम, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ जो भी मैंने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। हम अगली क्लास में उस प्रश्न का जवाब देते हुए क्लास को आगे